आज के इस क्लास में हम लोग जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो लैंगिक मसले और राजनीति, ठीक है। लैंगिक असमानता श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो प्रत्येक जगह उपस्थित होती है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में इस असमानता को महत्व नहीं दिया जाता है। लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष की जैवीय बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन, सबसे पहले लिंग विभाजन की बात करते हैं। तो सामाजिक विभाजन का जो समाज में बंटवारा होता है उसका एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान भूमिकाएं निर्धारित करता है या किया जाता है। लैंगिक श्रम का विभाजन, जैसे हमारे बीच धारणा है ना कि घर के भीतर का कार्य जो है महिलाएं करेंगी और घर के बाहर का कार्य जो है पुरुष करेंगे। अधिकतर आपको ये समाज में देखने के लिए पाया जाएगा। तो ये भी जो है लैंगिक असमानता का एक उदाहरण है। जैसे घर के भीतर का काम है खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख रेख करना, ये जो है क्या है महिलाओं के लिए सौंप दिया गया है, ठीक है। अब पुरुष क्या है, पुरुष जो है घर के बाहर कार्य नहीं है कि पुरुष जो है घर के कार्य कर नहीं सकते हैं। पुरुष भी तो घर के कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ महिलाएं उपस्थित नहीं है वहाँ जो है क्या है पुरुष ही घर का कार्य करते हैं। अब इसके लिए और उदाहरण आपको दे दें। जैसे किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, तो होटल में जो खाना बनाता है ना वो पुरुष ही होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार खाना बहुत लाजवाब बना है ना, खाना बहुत लाजवाब बना है। ऐसा ही होता है। देखिए शादी ब्याह में भी जो है पुरुष खाना बनाते हैं और भाई लाजवाब होता है। तो जो घर का कार्य है ना वो पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुष वर्ग ये सोचता है कि घर का काम जो है महिलाओं की जिम्मेदारी है और महिलाएं इसको करें। और भाई ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जो है जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑफिस में महिलाएं काम नहीं करती हैं, खेतों में महिलाएं काम नहीं करती हैं, करती हैं, लेकिन इसको सामाजिक मान्यता जो है नहीं दिया जाता है। अब इसका कुछ परिणाम भी है। इसका परिणाम यह है कि जो सामाजिक जीवन है, अधिकांश समाजों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका नगण्य हो गई है। नगण्य मतलब शून्य हो गया है, ठीक है। पहले केवल पुरुषों को ही राजनीति में भागीदारी करने की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अब राजनीति में लैंगिक मुद्दे उठाए गए। विश्व के विभिन्न भागों में महिलाओं ने संगठन बनाए और समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए। जैसे हमारे वहाँ जो है, अब देखिए देश का राज्यपाल जो है क्या है, देश के राज्यपाल स्त्री हो सकती हैं। सरोजनी नायडू हुई ना, सॉरी देश की मतलब स्टेट की, देश नहीं स्टेट की, राज्य के सरोजनी नायडू हुई थी ना राज्यपाल, गवर्नर। और राष्ट्रपति जो है देश की राष्ट्रपति वो प्रतिभा देवी पाटिल हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी। चलिए उस टॉपिक को छोड़िए, यहाँ देखिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रहीं, मायावती जो है मुख्यमंत्री रहीं, ममता बनर्जी हो गई, सुषमा स्वराज हो गई। ये लोग हैं कि नहीं, ये लोग भी तो राजनीति में भागीदारी कर रही हैं। फिर उसके बाद जो है राबड़ी देवी हो गई बिहार की। तो मतलब महिलाओं का जो क्या है इसमें जो है भागीदारी है। अच्छा, एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता के उद्देश्य से आंदोलन किया था, जिसे नारीवादी आंदोलन का नाम दिया गया है, या इसको जो है हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। चलिए और बात करते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले सुधारों के बाद भी महिलाएं अब भी पुरुषों से पीछे हैं। भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान व पितृ प्रधान समाज है। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीके से भेदभाव का सामना कर रही हैं। जैसे साक्षरता दर की बात करें तो जनगणना, अब आपको बताते हैं कि महिलाओं की साक्षरता भाई कम है पुरुषों की तुलना में।
2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर जो है 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है और महिलाओं का 65.46% है। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों का ये ड्रॉप आउट रेट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत अधिक है, क्योंकि माता पिता लड़की की पढ़ाई में व्यय को प्राथमिकता नहीं देते हैं। आप ध्यान रखेंगे, अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि क्या होगा, हाँ ये क्या करेगी पढ़ के, अरे इसको चूल्हा चौका ही तो करना है, पढ़ लिख के क्या है। जबकि ये विचार गलत है, क्योंकि एक शिक्षित महिला ही एक शिक्षित परिवार, एक सभ्य परिवार का निर्माण करती है और एक सभ्य परिवार सभ्य समाज का निर्माण करता है और सभ्य समाज जो है सभ्य राष्ट्र का निर्माण करता है। तो कहानी शुरू होती है परिवार से ही, और वो परिवार एक महिला से ही शुरू होती है। अभी आपको पढ़ाया गया या बताया गया होगा कि एक बच्चे की प्रथम पाठशाला जो उसका परिवार होता है और माता उसकी पहली गुरु होती है। जो माँ उसको सिखाती है वह बच्चा जीवन भर उसको कैरी करता है, ढोता है, उसको ले चलता है। उसके बाद अनपेड कार्य है, ये दूसरा पॉइंट है महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करती है, लेकिन उसे घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं दिया जाता है। आप घर पे काम करते हो, आपको भुगतान मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन पुरुष बाहर कार्य करता है तो उसको भुगतान मिलता है कि नहीं मिलता है? मजदूरी में भी अंतर है। पहले था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। इस अधिनियम के पश्चात भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, चाहे वो दोनों एक समान कार्य क्यों ना करते हों। लेकिन अब गवर्नमेंट वाले में जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, वहाँ महिलाओं को जो है कुछ कम मजदूरी मिलती है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात है। भारत के अनेक हिस्सों में जो है माँ बाप लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। जन्म देने से पहले लड़की का वो लड़की और लड़के में जो है वो चेक करवा लेते हैं, ठीक है। लड़की है तो उसको मार डालते हैं लोग, ठीक है, एबॉर्शन करा देते हैं। और लड़का है तो भाई उसको जन्म देते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है, महिलाओं की स्थिति में ये सुधार नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से भी। और लड़कियों की प्रतिशत जो है 100 बस, जैसे 100 पे 100 लड़के हैं तो 100 लड़कियां भी तो होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, लड़कियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब प्रति 1000 बालिका, जैसे देश में लिंग अनुपात जो है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, जो कि कम है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो अब लड़कियां नहीं रहेंगी, मान लीजिए 1000 लड़के हैं और 940 लड़कियां हैं, तो 60 लड़कियां कम हो गई ना। तो अगर शादी की बात उठाएंगे तो 60 लोग कहाँ जाएंगे? 60 लोग अविवाहित रह जाएंगे, एक औसतन देखा जाए तो इन सब में शादी ब्याह में परिवार में बहुत, लेकिन जनसंख्या तो एकदम जो है फर्राटे से बढ़ रही है, बांस की तरह बढ़ रही है। बांस बढ़ता है ना बड़ी तेजी से, उसी के जैसे बढ़ रही है। अब जनसंख्या की बाढ़ आ गई है। आप देखिए पिछले 100 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ठीक है। तो धार्मिक विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन विश्व में धार्मिक विरोधाभास अत्यधिक व्यापक है। भारत सहित अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीति के क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है। इसके अनेक उदाहरण हैं जिनसे धर्म और राजनीति के बीच संबंध शामिल होता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार धर्म और राजनीति या राजनीति और धर्म का अर्थ हिंदू या इस्लाम धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, ठीक है। वो जो है हिंदू मुस्लिम वाले धर्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, ठीक है। मानवाधिकार समूहों की मांग है
कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों में अधिकांश शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होते हैं। तो बात करेंगे सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों की लागत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। यह समस्या तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब राजनीति में धर्म को अनन्य और पक्षपातपूर्ण शब्दों से व्यक्त किया जाता है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि ये तो जाति की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है, ठीक है, या फलाने जो है धर्म की राजनीति करते हैं या जाति की राजनीति करते हैं कि हमारे जाति वाले हमको वोट देंगे, हमारे धर्म वाले हमको वोट देंगे। धार्मिक भेदभाव को धर्म के आधार पर संवैधानिक घोषित किया गया है। एक धर्म और उसके अनुयायी दूसरों के विरुद्ध हों, ठीक है, तभी सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने लगता है, तब जो सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है, या उस स्थिति को सांप्रदायिकता से संबोधित करते हैं। एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे समूहों के विरोध में हो तो कहेंगे कि धार्मिक सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता जो है उत्पन्न हो गई है। राज्य सत्ता का सदुपयोग शेष हिस्सों पर एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जब किया जाता है, तब कहा जाता है कि सांप्रदायिकता जो है उत्पन्न हो गई है। अब सांप्रदायिक राजनीति भी होती है, ठीक है, राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप भी हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसका हमारे संविधान में वर्णन है, ठीक है। अरे आप लोग संविधान की उद्देशिका को पढ़े हैं ना, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो वही धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी का धर्मों को धार्मिक समानता और समान दर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के निर्माता सांप्रदायिकता की चुनौती से अवगत थे, इसलिए उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल के स्वरूप बनाया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल को बनाया, अपनाया। इसका तात्पर्य होता है धर्मनिरपेक्ष का, जैसे भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, भारतीय राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, लेकिन भारत में क्या है? भारत में तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी हैं, जैन वाले भी हैं, पारसी वाले हैं, पता नहीं कितने संप्रदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन भारत तो उत्पन्न हिंदू राज्य से हुआ है ना। चलिए देखिए, तो सभी व्यक्तियों और समुदायों में किसी भी धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने और किसी धर्म का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ पे ऐसी व्यवस्था पाई जाए वहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, ठीक है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। कौन? धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस राज्य को, धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है, ताकि धार्मिक समुदायों की समानता को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को निर्वासित लोगों या अछूतों के रूप में माना जाता है और उन्हें उच्च जातियों के साथ मिलने की अनुमति नहीं है। जाति असमानता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अस्पृश्यता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने समाज में जाति असमानता को समाप्त करने के लिए वकालत की और काम किया। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 भी लाया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत जो है कर दिया गया हमारे संविधान में। उसके बाद जो है कुछ आपको और चीज़ें बता देते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसे लैंगिक विभाजन
काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं, ठीक है, उसे लैंगिक विभाजन कहते हैं। नारीवाद आंदोलन के बारे में आपको बताए हैं। और उसके बाद जो है जातिवाद क्या होता है, तो जातिवाद या जातिवाद को कहेंगे वह राजनीतिक धारणा जो वर्ग या जाति विशेष के प्रति अंधविश्वास रखती है और राष्ट्र तथा समाज हित की उपेक्षा करती है, जातिवाद कहलाती है। वर्ण व्यवस्था का आप लोगों ने नाम सुना होगा। समाज पहले जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था और वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की जाति नहीं थी, ठीक है। प्रारंभिक काल में समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। देखिए इस वाले व्यवस्था में ये था कि जो जिस वर्ण का काम करेगा वह उसी वर्ण का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी जो है क्षत्रिय हैं और आप 2 भाई हैं, आपका एक भाई क्षत्रिय का काम करता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ब्राह्मण का काम करना शुरू कर देंगे तो आप ब्राह्मण वर्ण में आ जाएंगे। या वैश्य का काम करना शुरू कर देते हैं व्यवसायियों वाला तो आप वैश्य में आ जाएंगे, ठीक है, व्यापार करना। या शूद्रों का काम करना शुरू कर देंगे तो आप शूद्र में आ जाएंगे। तो प्रारंभिक काल में कर्म के आधार पे जो है ये बांटा गया था, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसी व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जाति पर जो है अपनी वर्चस्व को जमा लिया। धीरे धीरे लोगों ने जाति पर अपने वर्चस्व को जमा लिया और वहीं से जो है जाति व्यवस्था जो है शुरू हो गई। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप समाज में सार्वजनिक जीवन में किसकी भूमिका प्रमुख है, तो जाहिर सी बात है पुरुषों की। और कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस उद्देश्य से आंदोलन किया था, तो समानता के लिए किया था। ये पढ़ाएं आपको अभी, है ना। महात्मा गांधी के अनुसार किसी राजनीति से अलग नहीं किया सकता है, तो किसे नहीं किया सकता, धर्म को, ठीक है। समाज में लैंगिक असमानता का आधार क्या है, तो समाज में लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुषों की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़िवादी छवियां और सामाजिक भूमिकाएं हैं। भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है, तो भारतीय समाज पितृ प्रधान समाज है, ठीक है। यह प्राचीन समय से चली आ रही है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों की लागत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, ठीक है। ऐसी स्थिति को जो है सांप्रदायिकता हम कहते हैं। धार्मिक आज़ादी क्या है, देखिए भारतीय संविधान सभी नागरिकों और सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन और प्रचार करने की आज़ादी देता है। कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी धर्म में बने रहिए, आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। इसे ही धार्मिक आज़ादी कहते हैं। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि शहरीकरण क्या है, तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में जाकर रहना जो है शहरीकरण कहलाता है। उसके बाद है पारिवारिक कानून क्या है, तो विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़ी घटनाओं से संबंधित कानून को पारिवारिक कानून कहा जाता है। भारत में सामाजिक विभाजन के 2 आधार बताइए, तो भारत में सामाजिक विभाजन के 2 आधार धर्म और जाति हैं। उसके बाद है संविधान के अनुसार धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं, तो संविधान के अनुसार समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है ताकि छुआछूत का अंत हो।